संजीव भाई, कुछ क्वेश्चन से शुरू करें कि सीधा रीडिंग करें? देव भैया बताइए। भैया आपके आने से पहले पूछ लिया था, कुछ क्वेश्चन वगैरह है लेकिन कुछ आए नहीं है। दोबारा से एक बार पूछ लेते हैं, कोई पुरानी बातों में से कुछ क्वेश्चन हो, स्पष्टीकरण हो तो बात कर ले, नहीं तो रीडिंग आगे शुरू करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कौन सा पेज था भैया हमारा? ये जो बुक में जो है ना प्रिंटेड वाले जो नंबरिंग चल रही है 43। 43 पेज, मिडिल पैराग्राफ। है ना। इससे पहले मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि ये जो जितना हमारा सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा वाली बात थी, ये अच्छे से हो गई थी पिछली बार हमारे। हाँ जी भैया। तो आज हम यहाँ से करते हैं। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। ओके। पेज 43, मिडिल पैराग्राफ। जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर उन आवश्यकताओं को पहचान कर हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं, वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वोत्तम स्वायत्त बनाने की जरूरत है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्वयं स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक, अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है। तो हम समझने की कोशिश किए, समझदारी क्या है, समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है। समझने वाला वस्तु जीवन ही है। समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवीयतापूर्ण आचरण ही है। अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व में विकास को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी वस्तुएं एक स्वरूप में होकर दूसरे स्वरूप में प्रवर्तित होते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे कुछ काल पश्चात स्वयं सूखकर मिट्टी बन जाते हैं। इसी का नाम परिवर्तनशीलता है। यह परिवर्तन भौतिक रासायनिक पदार्थों में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी तरह मानव एवं पशु शरीर रचना गर्भाशय में रचित होते हैं एवं कुछ काल पश्चात विरचित होकर मिट्टी, पानी, हवा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद समझने वाली वस्तु जीवन हमेशा एक सा रहता है। मानव शरीर में समझने वाली वस्तु केवल जीवन ही है। समझने के रूप में अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में ही समझा गया। सह अस्तित्व के नजरिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है। व्यवस्था में जीना ही सुख है। अव्यवस्था में जीकर जीवन समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान की खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर शोध, अनुसंधान, प्रवृत्ति होता है। जीवन ही नहीं, जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। हर जगह सह अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सह अस्तित्व में होने के प्रवृत्तिवश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं।
अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणु पिंडों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आ जाती है। जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद है। इन विविध वस्तुओं की विविधता के आधार पर, स्थापना के आधार पर ही इनसे रचित रचनाओं में विविधता का होना पाया गया है। जैसे वनस्पतियों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, जिन जिन रचनाओं से रचित वस्तुएं हैं वे अपने स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वैभवित है। उसका एक भौतिक प्रयोजन है जो सह अस्तित्व में भागीदारी ही है। रचना के मूल में जो द्रव्य है वह भी सह अस्तित्व में होने की ही महिमा है। इस महिमा के आधार पर संपूर्ण अस्तित्व विद्यमान है, प्रमाणित है, प्रकाशित है। इस अस्तित्व में ही मानव एक भाग है। सह अस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सह अस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए हर आदमी शोध करता है। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है। जीवन का उद्देश्य मानव का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व प्रमाण को बनाए रखने में समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप सह अस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परंपरा में सह अस्तित्व को वर्तमान में बनाए रखना ही व्यवस्था है। सह अस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलतावश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया गया, ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो उसका उपाय नहीं रह गया। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रतावश ही मानव हमेशा शोध अनुसंधानरत रहता है। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के लिए हो। समझदारी से आदमी स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। इनको सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वान जो कुछ भी है, अस्तित्व सहज वर्तमान विद्यमान मानव मानव ही होता है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है, लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में ही होती है। रुक जाते हैं यहाँ पर ऋतु। ओके, अच्छा पढ़ लिया ऋतु जी का। बड़े दिनों से मन था कि मैं भी देखूंगी कि 2 पेज हिंदी के लगातार पढ़ पाऊंगी कि नहीं। अच्छे से पढ़ लिया। गुड। ओके, थैंक यू। जी भैया। भैया एक क्वेश्चन था, जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक, तो मनोयोग पूर्वक इसका क्या मतलब है? मनोयोग पूर्वक कहाँ एक बार फिर से बताइए दीदी। जहाँ से हमने शुरू किया था आज, पेज नंबर 43 मिडिल पैराग्राफ। ये हाईलाइट कर दिया मैंने। अच्छा, तो
तो मनोयोग पूर्वक का क्या अर्थ होता है? एक बार चेक कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मनोयोग पूर्वक मीन्स कि अपने मन को लगाना पूरी तरीके से, एक इसका अर्थ तो ऐसा बन रहा है। संजीव भैया, आपको कुछ और लग रहा है मनोयोग? बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसका कुछ ऐसे टेक्निकल मीनिंग नहीं है दीदी। जैसे जो सेंस आ रहा है ना, वो यही है कि इस प्रस्ताव में मन लगाकर अध्ययन कर कर ही अपने को प्रमाणित करना सहज। जी जी भैया, थैंक यू। एक और था पेज 44 पे, जीवन ही नहीं जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। तो लास्ट में जो अभी हमने पढ़ा उसमें था कि मानव में ही विद्वता और उस सब की बात होती। तो अनुसंधान मतलब क्या है कि वो क्रियाशील रहते हैं, इसका ये मतलब है, या मतलब विकास क्रम में? तो ये ना दो शब्द हम देखते रहेंगे, शोध और अनुसंधान। तो एक जो आप 44 की बात कर रहे हैं ना? जी भैया जी, तो 44 में ना जो पेज है ना, उसमें एक बात आई है कि जिसको हम कह रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या है। तो मूल प्रवृत्ति हम देखेंगे कि वो है कि व्यवस्था में इकाइयां रहना चाहती हैं, और इस मूल प्रवृत्ति के लिए इकाइयां जो भी करती हैं, जो बनना है, बिगड़ना है या बने रहना है, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ व्यवस्था। तो जैसी कुछ अव्यवस्था बन जाती है, फिर उसका विघटन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, कुछ व्यवस्था बन जाती है, फिर बने रहती है। तो इसी को शोध प्रवृत्ति, अनुसंधान प्रवृत्ति कहा। कि वैसे अनुसंधान का एक्चुअल वर्ड होता है और शोध का वर्ड में कुछ फर्क है। जब हम ज्ञान में देखेंगे, नॉलेज सिस्टम में देखेंगे, तो डिस्कवरिंग नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम को अनुसंधान कहा, और उसको समझना या उस पर रिसर्च करने को शोध कहा। सो दर्शन में जब हम अनुसंधान और शोध को देखते हैं, तो मानव के संदर्भ में वी से दैट जो बाबा जी ने किया वो अनुसंधान है, बिकॉज इट वाज डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। और हम जब उस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम शोध कह रहे हैं। पर जड़ सो मानव में भी अनुसंधान शोध प्रवृत्ति है ही। जो नॉलेज सिस्टम मिला उसको समझना, अगर कुछ नहीं मिला तो उसके लिए अनुसंधान करना। और जड़ में भी शोध और अनुसंधान प्रवृत्ति इसी तरीके से समझ में आती है, दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अचीव हार्मनी और स्टेबिलिटी इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसलिए इसको ना मूल प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, ये वाली जो प्रवृत्ति है। ठीक है शिल्पा दीदी? शिल्पा दीदी जरूर के हेलो अंकित भाई, आपकी आवाज हमें तो आ रही है, शिल्पा दीदी को नहीं आ रही। ठीक है। जी, कुछ और इन पेजेस में? ये 6 सद्गुण हुए भी अभी तक यहाँ पे बातचीत उनकी, संजीव भैया? हाँ, हुई थी, एक बार पहले भी आई थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितनी बार कर ले उतना ठीक है। आप भी रखिए अपने तरीके से, अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये जो 45 में ये जो नीचे जो पॉइंट्स हैं, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होना। तो इसमें कई बार आप इसको 5 पॉइंट्स देखेंगे या 6 पॉइंट्स भी देखेंगे। जब 6 पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें बस एक डिफरेंस आ जाएगा, प्रतिभा में संतुलन और व्यक्तित्व में संतुलन। नंबर 3 को कई बार 2 जगह स्प्लिट कर दिया होता है। तो इसको 6 सद्गुण कहा, या इसको ऑल्सो कहा स्वायत्त मानव के गुण, द क्वालिटीज, द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सेल्फ रिलायंट ह्यूमन बीइंग। तो स्वायत्त का मतलब क्या हुआ? सेल्फ रिलायंट का मतलब कि ह्यूमन बीइंग के जितने भी डायमेंशन है, जितने भी आयाम हैं, उसका एक अनुभव वाला पार्ट है, एक नॉलेज वाला पार्ट है, उसका एक विचार वाला पार्ट है, थिंकिंग वाला पार्ट है, उसका एक व्यवहार, बिहेवियर वाला एक पार्ट है, और उसका एक व्यवसाय, काम करने वाला पार्ट है, वर्क वाला पार्ट। सो इन चारों डायमेंशंस में सेल्फ रिलायंट ह्यूमन बीइंग इन चारों डायमेंशंस में सक्षम है, कुशल है, ही इज प्रोफिशिएंट एंड ही इज कॉम्पिटेंट टू लिव इन देम। तो उसके हॉलमार्क्स क्या होंगे? तो उसका यह है कि स्वयं का विश्वास का मतलब कि समझ मुझ में स्पष्ट है। तो किसी चीज पे विश्वास तभी होता है जब हम उसको समझ जाते हैं।
तो स्वयं को जब हम समझ पाते हैं, अस्तित्व को जब समझ पाते हैं, जो ज्ञान का स्टेज है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इन ये जो 43 है, 43 में नीचे आप देखेंगे ना कि समझने वाली वस्तु जीवन ही है और समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो ज्ञान जो है, समझ है, वो ये तीन चीज है, अस्तित्व को समझना, जीवन को समझना और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना। इसको हम तीन ज्ञान कहते हैं। ये अलग अलग हमको बार बार ये रिपीट होता रहता है। तो जब समझ स्पष्ट होती है, ये तीनों चीज स्पष्ट होती हैं और स्वयं का स्वरूप स्पष्ट होता है, अपना स्व स्पष्ट होता है, तो स्वयं पे विश्वास भी बनता है। तो समझ होने से अपने होने का स्वरूप स्पष्ट होता है, तो हम पे विश्वास बनता है, व्यवस्था की समझ बनती है। श्रेष्ठता का सम्मान फिर हमको ये भी दिखता है कि श्रेष्ठता मानव में क्या है। अभी हम श्रेष्ठता को स्किल लेवल पे काफी देखते हैं, पर नॉलेज लेवल पे, सही जीने लेवल पे हम श्रेष्ठता को समझ पाते हैं। फिर देयर आर लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस, जिसको हम आगे जाके और देखेंगे। इसमें मानव पद है, देव मानव पद है, दिव्य मानव पद है, विच इज बीन एबल टू लिव विद मानवीयता, अति मानवीयता से जी पाना, जिसमें हमारे सर्कल्स ऑफ प्रमाण उसमें और बढ़ते जाते हैं। पहले परिवार का एक हमारा सर्कल रहता है, फिर धीरे धीरे जब हमारा सर्कल प्रमाण का और बढ़ जाता है तो हम परिवार मानव से समाज मानव हो जाते हैं, समाज मानव से हम व्यवस्था मानव हो जाते हैं। सो ये सर्कल्स को, इसका सर्कल्स का बढ़ना और अपने अंदर और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर श्रेष्ठता को पहचानना, उसका सम्मान कर पाना, स्वयं में विश्वास होता है तो ही हम श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं। नहीं तो वी ऑलवेज फील अ सेंस ऑफ कंपटीशन। अपने में विश्वास की कमी होती है तो हम किसी और में श्रेष्ठता को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इनफैक्ट मैं कई बार रिपीट करता हूँ, मैंने साधन में से एक बार पूछा था कि कई बार अगर कोई गलती करता है तो हमको खुशी क्यों होती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर एक सेंस ऑफ कंपटीशन किसी के साथ रहता है तो उसकी गलती से हमको लगता है कि हम थोड़ा आगे निकल गए या वो पीछे रह गया, तो दिस इज सेंस ऑफ कंपटीशन। पर स्वयं में विश्वास रहता है तो फिर ये अपना पराया का दीवार भी कम हो जाता है। वी आर एबल टू अप्रिशिएट पीपल। प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा कहा जो हमारी समझ है, जो हमारा ज्ञान विवेक विज्ञान है। समझ का मतलब क्या करना है वो हमको स्पष्ट हो गया, ह्यूमन गोल स्पष्ट हो गया, मानव लक्ष्य स्पष्ट हो गया और उसकी दिशा भी स्पष्ट होगी। तो मैं क्या चाहता हूँ और उसको कैसे पूरा करूँ, ये स्पष्ट हो जाना, मेरी प्रतिभा में संतुलन आना है। और व्यक्तित्व मतलब मेरा जीना, तो मेरे आचरण में मेरा आहार है, मेरा विहार है, मेरा व्यवहार है। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व मतलब मेरे समझ और मेरे जीने में समझ पूरी हो जाए और उसके अनुसार जीना भी हो जाए। सो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ फ्लूइडिटी मेरे समझने और जीने में। इसको कहा प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। और फिर और संतुलन का मतलब क्या है, कई बार हम संतुलन को एक ऐसा बैलेंस देखते हैं कि ना यहाँ ज्यादा ना यहाँ ज्यादा, पर हियर संतुलन मीन्स तृप्ति का बिंदु, अ पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ पॉइंट ऑफ फुलफिलमेंट। तो पूर्णता के अर्थ में, टुवर्ड्स कंप्लीटनेस, जब कुछ चीज स्टेबलाइज होती है, स्थिर होती है, तो उसको या कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको हम संतुलन कह रहे हैं। व्यवहार में सामाजिक मतलब सामाजिकता का मतलब क्या है, तो सिर्फ लोगों से अच्छा बिहेवियर करना, पाँव छूना, ये सामाजिकता है कि समाज में एक संतुलन है और उसको कुछ बिंदु से पहचाना कि स्वधन, व्हाट इज राइट, राइट इज लाइवलीहुड, ये स्पष्ट होना। स्वनारी स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, क्या व्यवहार और वर्क है जो दयापूर्ण है, जो मेरी व्यवस्था और दूसरे की व्यवस्था के लिए भी सहायक है। तो ये व्यवहार में सामाजिक होना है। ये मेरे विचार में आता है, मेरे आचरण में आता है, तो मैं व्यवहार में सामाजिक अपने आप हो जाता हूँ। और व्यवसाय में स्वावलंबी, तो अभी हम कह सकते हैं कि हम लोग कुछ हद तक स्वावलंबी तो हैं ही। हम कहते हैं कि पर्सन है सेटल, एक सेंस ऑफ सेटलमेंट आ गया है या फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। तो सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करना में एक स्टेबिलिटी है, पर उसमें अभी सिक्योरिटी नहीं आई है। तो यहाँ पे ये है कि स्वावलंबी होना में एक स्किल्स वाला पार्ट है, दैट आई हैव द स्किल्स टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय नीड्स। मेरी जो आवश्यकता है उनको मैं देख पाऊँ। पर ये भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रोडक्शन जो नेचर के साथ करना है अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उसमें उत्पादन क्यों करना है, मेरी आवश्यकता क्या है और उसकी प्रक्रिया भी क्या रहनी चाहिए, उसकी विधि भी क्या रहनी चाहिए, ताकि व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर ह्यूमन नीड्स और माय नीड्स, मैं पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उसमें एक आवर्तनशीलता, एक सिक्लिसिटी का क्रम मैंने बना के रखा हुआ है। और तो उसकी विधि कैसी है, उसकी प्रक्रिया कैसी हो। तो अभी हम अपनी नीड्स तो मीट कर रहे हैं, पर जब हम नीड्स मीट कर रहे हैं तो एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं तो लाइवलीहुड्स इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे करके कुछ इम्बैलेंसेस हैं। तो बाबा जी ने जैसे कहा कि समझ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो अव्यवस्था में बन जाता है। समझ स्थिर होती है तो व्यवस्था हर जगह पे हम कर पाते हैं, अपने अंदर भी
संबंधों के साथ भी, समाज में भी और प्रकृति के साथ भी। तो ये 6 सद्गुण हैं जो बार बार आते रहेंगे। एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, अ सेल्फ रिलायंट ह्यूमन बीइंग। तो एक आदमी समझ के ये ऐसे जिएगा। और एक अच्छी बात है कि शिक्षा से अपेक्षा, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एजुकेशन इज कि व्यक्ति यहाँ पे पहुंच पाए। थोड़ा ये बार बार आता रहेगा और अपने लिए भी काफी अच्छे सोचने के लिए, तो उसको थोड़ा एक बार में रख दिया जी। जी और कुछ? बहुत बढ़िया जी। और नहीं है तो आगे बढ़े। आगे कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है जी। अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इनमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है, तभी निर्वाह कर रही है। एक परमाणु अंश भी दूसरे को पहचानता है, फलस्वरूप वह व्यवस्था में रहता है। एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप सह अस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इस ढंग से सभी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ और इसमें शंकाएं पैदा हुई। मानव के साथ 2 क्रियाएं और जुड़ गईं: जानना, मानना। मानव जानने मानने की क्रिया के आधार पर ही पहचानने निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। प्रयोजनों का सार्थकता का ही जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता है, सह अस्तित्व प्रमाणित होता नहीं है। मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है कि जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना मानना नहीं हुआ। मानव इस स्थिति में स्वयं दरिद्र रहता है, औरों को भी दरिद्र बनाता है। मानव स्वयं अपनी दरिद्रतावश ही धरती को दरिद्र बनाया है। मैं समझता हूँ जो जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति में इस प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है, यह समीचीन है। समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। जीवन की क्रियाओं को मूलतः 5 भागों में देख पाते हैं। हर भाग में 2 क्रियाएं होती हैं, स्थिति और गति के रूप में। जैसे हर जीवन में आशा नाम की क्रिया होती है, जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं, चयन और आस्वादन। आस्वादन के लिए क्या चुनते हैं, यह एक चयन क्रिया है। आस्वादन करते हैं, यह भी एक क्रिया है। ये दोनों जहाँ होती है उस भाग का मन नाम है। चयन क्रिया में हमारे आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मानव तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है और तमाम प्रकार की चीजें इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने में संलग्न है। हमने अभी तक सुविधा संग्रह के लिए इकट्ठा किया है। उसका कारण है कि सुविधा संग्रह के प्रयोजन को जानने मानने के लिए ये हम जितना पीछे रहे हैं, सुविधा संग्रह के लिए उतना ही विवश होते गए हैं। सुविधा संग्रह में कहीं तृप्ति बिंदु नहीं मिला, जबकि इसके व्यवहारिक प्रयोजन को समझने पर समझ आता है कि यह शरीर के पोषण संरक्षण के लिए आवास, आहार, अलंकार, साधन की जरूरत के रूप में है। समाज गति के लिए दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। ये सभी चीजें उपलब्ध हो गई हैं और सुविधा संग्रह के आधार पर मानव तृप्त नहीं हुआ। यह एक भारी विडंबना की बात है।
जीवन की और दो क्रियाओं विश्लेषण और तुलन है। विश्लेषण क्रिया को जीवन अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। तमाम विश्लेषणों में प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन मूलतः समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व पूर्वक जीकर प्रमाणित करना है। इसके विपरीत ले जाए तो भोग, अतिभोग, यहाँ मानव कहीं टिक नहीं पाएगा। अभी विज्ञान निष्कर्ष निकलता है सभी मानव कुछ देर में मर जाएंगे और धरती नष्ट हो जाएगी। वह हो ही जाना है। धरती की विधि से सोचे तो धरती सर्व समृद्ध होने के पश्चात ही मानव आवास के लायक होने के बाद धरती पर मानव का अवतरण हुआ। मानव को शनैः शनैः जीव चेतना क्रम में जागृत होने का अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर भोग अतिभोग की ओर अग्रसर हुआ। भोग अतिभोग को दिशा बनाने के कारण मानव सुविधा संग्रह के अंत ही सिलसिले की ओर अग्रसर हुए। सबकी सुविधा संग्रह की हविष पूरा करने की सामग्री इस धरती में नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ये हविष आदमी को, इसलिए सारे सुविधा संग्रह को प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। प्रयोजन सम्मत करते हैं तो शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति ही निकलता है। समाज गति की ओर जाते हैं तो अखंड समाज में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना ही निकलता है। इन प्रवर्तनों में आदमी जीने जाता है तब समाधान, समृद्धि पूर्वक सुख शांति संपन्न होकर जीना बनता है। इस विधि से अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें अद्भुत स्रोत सफलता का आधार यही है कि हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है। श्रम पर्यंत व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। जागृति के अनंतर मूल्यांकन और उभय तृप्ति को पहचानना, जिसके लिए समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू दीदी। बताइए जी। इसके पहले वाले पैराग्राफ में एक सवाल था संजय को। बताइए। अच्छा, आज आस्वादन। आस्वादन, अच्छा, हाँ हाँ, आस्वादन आया था। ये 47 पे ऊपर आया था ना भैया? 47 का फर्स्ट पैराग्राफ। चयन और आस्वादन। हाँ जी। आस्वादन के लिए क्या चुनते हैं? यही था दीदी, गुररीन दीदी। मैं वही, मैं उसको थोड़ा लोकेट करने की कोशिश कर रही थी कि वो हुआ नहीं लोकेट है, फोन में देखा। नहीं मिला गुरलीन दीदी? मैं 1 मिनट में फोन पे खोल के देख रही हूँ। मैं इतने दूसरा प्रश्न पूछूं जी। पेज नंबर 47 में सेकंड लास्ट लाइन, मानव को शनैः शनैः जीव चेतना क्रम में जागृत होने का अवसर प्रदान किया। तो जीव चेतना में कैसे जागृत हो सकते हैं? मतलब वो तो नहीं हो सकते ना जीव चेतना में। तो जीव चेतना, जीव शरीर मीन्स डिफरेंट। जीव चेतना मीन्स जब हमारी चेतना की स्थिति
जीव जैसी है, मतलब हम सिर्फ वो 4 विषय और संवेदनाओं में रहते हैं जी। तो जीव चेतना का अर्थ वहाँ पे आता है। तो when we are moving from senses to knowledge, तो हमारे पास ये अवसर हमेशा है कि हम जागृत होने की तरफ बढ़ सकें। ये जीव चेतना क्रम में अवसर होने का मतलब है जी। थैंक यू। तो ये इसके साथ वाली अगली लाइन से और क्लियर हो जाता है जी। मतलब वो जो अवसर था, लेकिन मानव जागृत होने की जगह पे भोग अति भोग की ओर भागा। तो अपॉर्चुनिटी वाज अवेलेबल, लेकिन वो जागृति की ओर जाने की बजाय भोग अति भोग की ओर अग्रसर। कोर पॉइंट ना इसमें शिल्पा जी ये है कि व्यवस्था धरती पे इतनी अच्छी है कि कोई भी एंटिटी इस धरती पे आती है उससे पहले इस एंटिटी के बने रहने के लिए व्यवस्था तैयार हो जाती है। तो ह्यूमन बीइंग्स जब आए, मानव एक क्रम में आया, सो कहीं ना कहीं एवोल्यूशन को भी बहुत क्लियर यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन या किसी चीज का एवोल्यूशन, प्राणावस्था, पदार्थ अवस्था, ये हो कुछ भी हो, दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज ड्रिवन बाय अ सर्टेन डायरेक्शन, अ सर्टेन प्रयोजन। वो क्या है कि व्यापक में रहते हुए हर इकाई वो होना चाहती है, पूर्ण होना चाहती है। तो और पूर्ण का मतलब है कि स्वयं में भी व्यवस्था चाहती है और परस्परता में भी व्यवस्था चाहती है, भागीदारी बाहर भी व्यवस्था चाहती है। तो ये एक दिस इज अ कोर एसेंस ऑफ द दर्शन। तो जो भी एवोल्यूशन हुआ है वो किसी न किसी चीज को व्यवस्था देने के लिए आगे के लिए उपयोगी रहा है और या पूरक रहा है। तो मानव के भी आने, मानव का देख सकते हैं कि जीवन प्रमाणित होना चाहता है, इसके लिए मानव व्यवस्था भी दिखती है। जीवन शरीर के साथ ही प्रमाणित होगा और मानव के आने से पहले उसके रहने के लिए जगह बन गई है। और ये भी देख भी सकते हैं कि मानव कोई फूड चेन का एक्चुअली भाग भी नहीं है, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग इज वेरी वल्नरेबल बीइंग इन अ फॉरेस्ट। हम लोग बहुत सारे जानवरों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, पर एक क्रम भी दिखता है, एक व्यवस्था भी दिखती है। तो मानव के सही जीने के लिए, उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए और समझने के लिए सारी ये अस्तित्व में व्यवस्थाएं थी। पर जैसे संजीव मैंने बोला कि वो रहते हुए भी वी वेंट टुवर्ड्स भोग और अतिभोग। हमने वो मटेरियलिस्ट इंडल्जेंस में हमारा ज्यादा सोसाइटी चला गया रादर देन बीइंग एबल टू मूव टुवर्ड्स जागृति। इसका जो पैराग्राफ का समरी आता है वो ये आता है। तो जो हम ये समझ सकते हैं कि जो भ्रम है ये भी एक नेचुरल चीज है क्या, या मतलब जैसे मानव पहले भ्रमित हुआ अब जागृति की ओर बढ़ रहा है, तो उसका भ्रमित होना मतलब क्या था, वो भोग अतिभोगी था, मतलब वो जागृत भी हो सकता था क्या कि सीधा जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था में वो जागृति की ओर ही, जागृति में ही रहता, मतलब बना रहता। जीव शरीर से जब मानव शरीर में आएगा तो अपने आप को शरीर तो मानता ही है, पर इनफैक्ट आई आस्क्ड बाबा जी वंस, आई सेड दैट कि ये तो नेचुरल है कि ह्यूमन बीइंग्स भ्रमित होंगे फिर जागृत होंगे। इसे भ्रम से जागृत होना जरूर वो एक क्रम है, पर इतनी अमानवीयता हो जाना ये क्रम का भाग जरूरी नहीं। सो आई थिंक ये भी बड़ा फैक्टर है कि मतलब राइट नाउ वी हैव, मतलब व्हाई आर सो मेनी ऑफ अस टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स एनवायरनमेंट सोसाइटी की तरफ, बिकॉज वो नीड हो गई, नेसेसिटी हो गई है। बिकॉज ना अभी संबंधों में लोगों को रहा नहीं जा रहा, मतलब जो पीड़ा अव्यवस्था का जो पीक है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका है। शायद इतना जरूरी नहीं था, इट कुड हैव बीन अ मोर स्मूदर ट्रांजिशन। तो वो क्यों हो गया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट व्हेन आई आस्क्ड हिम दिस, ही सेड कि भ्रम से जागृति होना तो क्रम है, अमानवीयता इतना हो जाना वो स्वभाव हमेशा हमेशा ये क्रम का पार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। जी भैया, थैंक यू। ये 46 पेज पे है जिसमें जानना और मानना की बात करी गई है। सेकंड पैराग्राफ में मिड में है, मानव के साथ 2 क्रियाएं जुड़ी गई हैं, जानना मानना, जिसमें मतलब वहां से लेकर नीचे तक अगर आप अपने शब्दों में इसको समझाएं तो अच्छा रहेगा। अभी आप जानने मानने को कैसे देखते हैं, एक बार आप रखिए एक बार थोड़ा सा, हाउएवर यू सी इट, तो उस पर बिल्ड करते हैं एक बार। एक्चुअली भैया मेरे मन में ना 2 थॉट्स आ रहे हैं। एक ये आ रहा है कि क्योंकि अगर हम मानना जिसको कह रहे हैं वो भी अपने आप को कन्विंस करना और पैटर्न देखना, उसको आसपास देखने वाली बात कर रहे हैं ना, मतलब जानना, मतलब मानना हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हमें कनेक्शन नहीं, हम बिना उसको देख पाए कर रहे हैं।
और जानना को जहाँ हम समझ रहे हैं वहाँ हम वो पैटर्न्स देखकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत अलग है या नहीं है, एक ये मन में विचार आ रहा था और थोड़ा हट के भी आ रहा था, वो मुझे लगा हम बाद में पूछेंगे, तो पहले ये बात कर सकते हैं। उसमें भी 4 चीजों को देख लेते हैं। आई विल ऐड समथिंग, तो संजीव कैन आल्सो ऐड, कि 4 एक्टिविटीज को देखना: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो फॉर एग्जाम्पल पौधा भी जमीन से पानी लेता है और जानवर भी लेता है और मैं भी पीता हूँ। इन तीनों में फर्क क्या है? तो मैं जब पानी लेता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये पानी है कि नहीं है। या आप मुझे काला पानी दे देते हैं, या मैं सोचता हूँ कि आपने मुझे एक्चुअली कलर्ड रोजा दिया है, क्या दिया है, तो मैं उसको थोड़ा असेस करता हूँ। मैं पौधा क्या करता है? पौधे को वाटर का सेंस है और वो वाटर को सीधा अपने कैपिलरीज से वो सकअप कर लेता है। तो पौधा पानी को पहचानता है, रिकग्नाइजेस वाटर और उसको पुल अप कर लेता है और अपने आप के लिए उपलब्ध करा लेता है, जिसको निर्वाह करना। निर्वाह मतलब टू फुलफिल। सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स को पहचानता है और उसको वो आइडेंटिफाई करके कर लेता है। आप देखेंगे, जैसे एक बार बचपन में सोचा था कि नोज को कैसे पता ऑक्सीजन क्या है, मतलब ना हमको हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है और भी कैसे जा रही होंगी, दैट मीन्स दैट नोज में भी कुछ सिस्टम है, इट अंडरस्टैंड्स। तो हम देख सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में पहचानना, निर्वाह करना होता है, रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। कॉन्शियसनेस जहां आ जाता है वहां इसके आगे 2 और चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, इसको कहा जानना और मानना। तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह, हमारे कुछ भाग है शरीर को लेके जिसमें पहचानना, निर्वाह करना अपने आप हो रहा होता है। जानना, मानना, उससे एक चीज बढ़ जाती है, जब सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा होता है या सिर्फ सेल की फंक्शन चल रही होती है, सिर्फ बॉडीली चीजें चल रही होती है, सिर्फ जड़ चल रहा होता है, पहचानना, निर्वाह करना काफी होता है। जैसी जीने की आशा बनती है, सुखी जीने की आशा बनती है, तो उसको फिर जब हम सुखी जीने की आशा बोलते हैं तो सुख एक जीवन की चीज होती है, तो तब जानना, मानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ शरीर का सुख हमारे लिए काफी नहीं है। अब इशू ये है, शरीर के का सुख तो फिर भी मैं देख लेता हूँ कि आस्वादन से अच्छा लग रहा है, संवेदना से अच्छा लग रहा है। जीवन कैसे सुखी होगा, हम इसको या तो जानते हैं या मानते हैं। किसी भी चीज को हम कॉन्स्टेंटली मानते हुए चलते हैं कि सुख क्या है, व्यवस्था क्या है, संबंध क्या है, लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। हम कॉन्स्टेंटली चीजों को मानते हैं, जो रियलिटी में जैसा है जब हम उसको देख लेंगे तब हम उसको कहेंगे जानना। सो जानना मीन्स सीइंग द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। मानना इज टू बी एबल टू अज्यूम समथिंग। अज्यूम, मानना सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर मानना को हमको जानने में बदलना है। सो वी हैव टू गो थ्रू प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तक को लगा जो भी हमने माना वो हमको कुछ, हमें से बहुत सारा सक्सेस में नहीं मिला। ये माना कि यार कि अगर शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, अगर बच्चा हो जाता है तो हस्बैंड का रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, शादी होने से आदमी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, पैसा आने से आदमी सुखी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को हम जी जी के देख रहे हैं, कुछ कंक्लूजन्स हो रहे हैं, कुछ कंक्लूजन्स नहीं हो रहे हमारे पूरे। सो देन वी री लुक एट देम। सो जानना, मानना का एक नेचुरल प्रोसेस जो चलता रहता है, जहाँ हम अपने मान्यताओं को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इसलिए जो बहुत बड़ा काम अभी हम कर रहे हैं आजकल, जैसा कि अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी मान्यताओं को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करके असेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है जो लाइन आई है कि जो अगर हम इफ यू जस्ट रीड फ्रॉम 46 का जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, उसमें ये आया है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था एक दूसरे को पहचानते और निर्वाह करते हैं, और इसमें इनकी पूर्वकता स्पष्ट हो जाती है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ और इसमें शंकाएं पैदा हुई। मानव के साथ 2 क्रियाएं और जुड़ी है, जानना, मानना, क्योंकि जीवन है। मानव जानने मानने की, भैया हाईलाइट कर दिया, मानव जानने मानने की क्रिया के आधार पर ही पहचानने, निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि टिल आई एम नॉट श्योर कि व्हाई शुड आई डू इट, व्हाट इज इट दैट इट इज, हम ना जीने में वो करते हैं। जैसे आपने मुझे बोला कि अंकित ये जाके कर दो, तो मैं क्यों पूछता हूँ कि अच्छा क्यों करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसका लक्ष्य क्लियर हो, उसका प्रयोजन क्लियर हो, तो मैं उसको अपनी लाइफ में ठीक से कर पाऊंगा। बिकॉज वी आर थिंकिंग बीइंग्स, बिकॉज हम लोग सिर्फ बॉडीज नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स। तो उसी को और आगे ये कहा कि प्रयोजनों का सार्थकता का ही जानना मानना है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। तो समवेयर हमको जानना क्या है, हम जानना चाहते हैं चीज़ों का प्रयोजन, चीज़ों का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवरीथिंग, एंड वी वांट टू प्लेस इट। हम क्यों करना चाहते हैं ये हमें इंट्रिंसिक है। हम अपनी भी, क्योंकि हम प्रयोजन इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम व्यवस्था चाहते हैं। सो वी वांट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ एवरीथिंग, सो वी कैन कॉन्टेक्चुअलाइज एवरीथिंग वेयरएवर इट इज एंड इवन आवरसेल्व्स। तो प्रयोजन को फिर आगे जाके और किया कि संबंधों में प्रयोजन को देख पाना,
अपने अपना प्रयोजन देख पाना, शरीर का प्रयोजन देख पाना, जड़ संसार का प्रयोजन देख पाना, ये जब जब हमको प्रयोजन दिखना शुरू हो जाता है, प्रयोजन किसी चीज का दिखना शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं ये जानने की शुरुआत है। तो चीजों की प्रयोग का प्रयोजन दिखता है, उनका पर्पस दिखता है, फिर उनकी वास्तविकता हमको दिखती है। सो दैट इज द डोमेन ऑफ नॉलेज, उसको जानना कहा। और अगर हम मानने में रहते हैं तो ये कहा कि हम दरिद्रता में रहते हैं, डेप्रिवेशन में। लाइक इफ आई जस्ट थिंक कि बॉडी की नीड सब कुछ है, तो आई विल नेवर फील दैट आई हैव इनफ फॉर माय बॉडी, तो उसको सेंस ऑफ डेप्रिवेशन या दरिद्रता कहा। तो अपने आप को शरीर मानते हुए मानव दरिद्रता वश ही धरती पर रहेगा। तो इसलिए जिसके पास साइकिल है उसको मोपेड चाहिए, मोपेड वाले को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार वाले को जेट वाले को स्पेस ट्रैवल, ऐसे करके फिर अल्टीमेटली ये सब करने के बाद कोई वापस आके आश्रम में आके शांति चाहता है। सो वी आर इन अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जी। तो इसका लास्ट लाइन काफी अच्छा है कि समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। सो व्हेन यू लुकिंग एट विद्या, व्हेन यू लुकिंग एट नॉलेज, जानना का उसका भी प्रयोजन क्या है। सो जीवन विद्या इज अ एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रयोजन, ऑफ पर्पस ऑफ एवरीथिंग। तो जीवन समझ का, विद्या का मतलब इतना नहीं है कि मेरे अंदर स्थापित हो कि मैं तृप्त हो जाऊं, वो प्रमाणित हो जाए, मेरे अंदर जो समझ आई है संबंधों में भी वो प्रमाणित हो जाए, प्रकृति के साथ भी हो जाए, और मानव परंपरा के रूप में वो हो जाए। At the level of मतलब it's also at a level where human society is able to benefit from my knowledge and I have also benefited from someone else's knowledge। तो समझदारी मानव में रहेगी, तो उसका लास्ट में उसका भी प्रयोजन यहाँ पे स्पष्ट किया है। संजीव, आपको जो ऐड करना चाहते हैं इसमें? ये अच्छे से हो ही गया। आप बोलें शिल्पा दीदी। मैं पूछ रही थी, जैसे बाबा जी जैसे जागृत व्यक्ति को तो फिर सिर्फ जानना है ना, मतलब वो मानते तो नहीं होंगे कुछ, वो सब कुछ ही जान गए हैं मतलब। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अगर हम जीवन क्रिया को देखेंगे, मुझे याद नहीं कितना जीवन क्रिया में हुआ था, मानना इज अ वेरी इन्नेट नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानना कभी अलग नहीं हो सकता मानव से। हम जो चीज को मानेंगे उसी को ही एवैल्यूएट करके हम उसको जान पाएंगे। तो अभी भी जैसे क्या मैं जीवन विद्या को पूरा समझ चुका हूँ? नहीं। मध्यस्थ दर्शन को समझ चुका हूँ? नहीं। तो मैं क्या उसको जानता हूँ कि मानता हूँ? मैंने उसको माना हुआ है कि ये चीज मुझे ठीक लगती है। बाबा जी ने उसको देख लिया है, उनके लिए वो पूरा वैलिडेट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। अभी मेरे को अपने लिए करना है, हम सबको अपने लिए करना है। बट हम हर चीज को मानते ही हैं, जब हम उसको जान जाते हैं तो तब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो किसी चीज को जानना इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टेंस को जानना। तो यहाँ पे जानने का मतलब है एग्जिस्टेंस को जानना। उसके बाद वंस यू नो, देन फिर वास्तविकता जीवन के ये चित्त में, बुद्धि में, आत्मा में आ चुकी है, तो नीचे की क्रिया शिल्पा दीदी उसको मानती है। सो जानना मानना इज ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन 4.5 क्रिया एंड 5.5 क्रिया। द क्रियाज विच, जो ऊपर की क्रियाज हैं, चित्त बुद्धि आत्मा, उसमें जानना होता है। 4.5 क्रिया में मानना होता है। और सिर्फ मानने से चलते हैं तो अव्यवस्था में रहते हैं। मानना जानना से होता है। इफ यू ड्रिवन बाय नॉलेज, देन जो मानना होगा वो हमारा एग्जिस्टेंस सहज होगा, इट विल बी इन ट्यून विद एग्जिस्टेंस। तो नॉलेज 4.5 क्रिया में नहीं होगी। नॉलेज 4.5 क्रिया इज आवर इमेजिनेशन, इज आवर कल्पनाशीलता, इज आवर एबिलिटी टू थिंक। बट व्हाट इज टू बी थॉट, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज लाइफ्स गोल, ये 5.5 में रहता है। तो इसलिए बहुत अच्छा सूत्र है कि जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। तो जो अगर कोई कुछ जानता है तो उसको हम मान लें कि वो सही है और उसको समझने की कोशिश करें, और जो मान लिया है उसको हम जानने की कोशिश करें। सो जानना मानना इज अ सिक्लिकल थिंग। बट अभी हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के जानने को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट इवेंचुअली हमको उसको अपने जीवन का भी एक भाग बनाना पड़ेगा। और वो हमारे जब जीवन का भाग बन जाएगा, तब हम अपने ही नॉलेज को मान के फिर आगे जी रहे होंगे। सो दैट इज द कनेक्शन बिटवीन जानना मानना। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया ये। थैंक यू जी। अंकित जी, ब्रिज दिस है। हाँ, तो इसी को जानने मानने की क्रिया को हम एक चीज से कोरिलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज डेथ, मृत्यु। इसके साथ कोरिलेट करके बताएंगे थोड़ा सा? क्वेश्चन क्या होगा कोरिलेशन का, वो बताइए एक बार। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जानने मानना और उसको समझना, जैसे कि कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लोग उसको जानने के बावजूद भी स्वीकार उस चीज की स्वीकारता नहीं बनती है शरीर और मानव के जीवन में। तो वेरी नाइस। तो वी कैन इंट्रोड्यूस 2 more words
किसी चीज की स्वीकृति होना और किसी चीज की सहमति होना। हाँ जी। एक और वर्ड सेट इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज की सूचना होना, किसी चीज की समझ होना। तो हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू नोइंग इट। यप। तो जैसे इफ आई आस्क कि हम सब मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्या हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? तो बोलेंगे हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। तो नहीं किया है, एग्जैक्टली। तो हमने मरना को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, हमारे पास बस ये इंफॉर्मेशन है। अगर मरना को एक्सेप्ट किया होता तो ये होता कि हम ये भी देख पाते कि आई मानव इज इक्वल टू जीवन प्लस शरीर, एंड द बॉडी पार्ट इज व्हाट इज गोइंग टू एक्चुअली नॉट बी इन सम टाइम, आइदर थ्रू एन एक्सीडेंट और थ्रू नेचुरल कॉज। और जो जीवन है वो तो उसमें वो जीवन बना रहेगा। तो जो मरने वाला भाग है वो मानव का एक भाग है। So when I'm able to see that, then I also know कि what does तो ये भी होता है कि मैं तो नहीं मरने वाला, वो भी सत्य है। तो सत्य जब हम बोलेंगे मरना सत्य है, शरीर का खत्म होना सत्य है, जीवन अमर है, वो हमेशा बना रहेगा। So being able to see both of these, so जानना में कई बार हम half seeing is not जानना, जानना is complete seeing, but at the same time हम ये भी देखें, in fact there's a very interesting book called the Tibetan Book of Living and Dying, बहुत ही फेमस बुक हुई थी, हम उसको पढ़ेंगे। तो उसकी शुरुआत इसी से है कि इफ एवरीवन नोज दैट दे गोइंग टू डाई, व्हाई आरंट यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? तो कहीं ना कहीं वो हमने बस हमारे पास इंफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। एक ओशो जी का एक छोटा सा इंग्लिश का हिंदी में बात ट्रांसलेट करके मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया जो उससे जुड़ा हुआ था, तो उससे काफी समझ बनी, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन किया था। थैंक यू सर, थैंक यू। भैया जरा वो बुक का नाम फिर से बोलिए भैया, कौन सी? एक टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग है जी, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक जी। उसको अच्छा काफी प्रसिद्ध हुआ है वेस्ट में भी। मैसेज सर व्हाट्सएप पे मैसेज में डाल देना उसका नाम, देन आई विल सर्च एंड थैंक यू सर। बट एट द सेम टाइम तो भैया जो आपका पॉइंट था, तो आई थिंक इतना करें कि अभी हम क्या कहते हैं ना, किसी चीज में कमी है, इसको भी हम देखने जानना कहते हैं। जैसे मैं उसको जान गया मतलब आई नो दैट उसमें ये है, उसमें ये नहीं है। जानने का मतलब सिर्फ उसकी रिलेटिव रियलिटी नहीं है, जानने का मतलब उसका ऑब्जेक्टिव नेवर चेंजिंग रियलिटी को भी देखा। तो यहाँ जानने को काफी डीप में उसको ये देखा, और हम आगे जाके देखेंगे कि हर चीज का ना एक रिलेटिव रियलिटी रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव रियलिटी रहता है, दोनों को देख पाना जानना है। तो अभी हम उसकी, अगर हमने उसकी कमी देख ली, किसी चीज को हमने समीक्षित कर लिया, किसी चीज को हमने क्रिटिक कर लिया, देन वी नो उसको जानना है। यहाँ जानने को अलग कहा। तो जानने का एक अच्छा डेफिनेशन जो जीव विद्या में है, बहुत सरल भाषा में, जो जैसा है उसको वैसे देख पाना, सीइंग थिंग्स द वे दे आर, दैट इज इक्वल टू जानना। और उसका कुछ छोटा भाग आंख से दिखता है, उसका बड़ा भाग जीवन से समझ में आता है। ओके सर, थैंक यू। अंकित भाई, साइंस के तौर पे अगर हम देखें तो काफी सारे हमने प्रिंसिपल्स और फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटी हमने पता कर लिया और हम सब मानते हैं उसको। वेयरएज जो लाइफ लेसन्स हैं, इसमें हम इतने सारे इंटरप्रिटेशन क्यों हैं हमारे पास? जब सत्य एक है तो मतलब उसमें कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी आपने जैसे तिब्बतन की बात कही, उसमें भी ही नान, मतलब हर जगह जो है हम डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्यों एक जगह पे नहीं आ रहे हैं? अब ये बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है। इट्स वेरी टफ टू आंसर फॉर ऑल ट्रेडिशंस, बट आई जस्ट फील कि एक चीज तो है कि परस्यूट ऑफ एवरीथिंग इज टू सी रियलिटी, वो तो है। पर ये भी है कि ज्ञान तो अल्टीमेटली एक है, वो भी बात हुई है। तो इसमें ये हो सकता है कि पहले लोग ज्ञानी रहे होंगे, उन्होंने जो कहा उसका कितना इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, वी डोंट नो। सेकेंडली, वन कुड बी स्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ नॉलेज, एंड उस जहाँ से जो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसने उसका वर्णन किया है। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस के रेंज में, किसी ने नॉलेज को थोड़ा देखा, किसी ने उससे ज़्यादा देखा, उसके भी जो, और जिसने जहाँ तक देखा उसने उसको पूरा माना। So I think a lot of these are a combination of many of these factors. It's very tough to put it in few lines, but I do feel कि eventually तो knowledge तो एक ही होगा। तो और it should, मतलब reality can't have two versions or two definitions. तो कहाँ interpretations में confusion हुआ है, कहाँ पे हमने पूरा देखा है, कहाँ थोड़ा रह गया है, वो तो आगे जाके पता चलेगा, या जिसने सब कुछ देख लिया उसको वही बता पाएगा फिर वो तो। बट इतना हम कर सकते हैं कि एज
आई ऑल्सो फील कि जितना जितना हम लोग गहरे हुए हैं, संजीव आई एम श्योर विल ऑल्सो एग्री विद दिस, हम धीरे धीरे ये भी देख पाए कि क्या क्या चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाती हैं कि व्हाट पीपल मेंट बाय द सेम मीनिंग्स बट डिफरेंट वर्ड्स। तो कुछ कुछ हमको सिमिलैरिटीज भी दिखेंगी, जैसे बहुत सारे फिलोसफीज हैं जो बॉडी के आगे कुछ नहीं मानते। बहुत सारी फिलोसफीज हैं, स्पेशली एशियन और ओरिएंटल फिलोसफीज, जहाँ पे बॉडी के आगे एग्जिस्टेंस है उसको मानते हैं। फिर उसके आगे एक लेवल ऑफ फिलोसफीज है जो बॉडी के आगे परमात्मा या आत्मा या ईश्वर है, वो एक है कि अलग है, उस पर कुछ और एक और रेंज की और फिलोसफीज हैं। सो वी कैन ऑल्सो सी व्हाट आर द डिफरेंट पैराडाइम्स उन फिलोसफीज की, कौन से एक ब्रैकेट में, कौन से दो ब्रैकेट में, कौन से तीन में है। तो बट वी हैव कहा, बट आई जस्ट फील दैट ऑब्जेक्टिव तो सबका है कि पूरा हो पाए। टाइम एंड स्पेस का और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशंस का भी डिफरेंस हो सकता है। बाबाजी has given also, बाबाजी ने बहुत बाकी दर्शनों पे इतनी बात तो नहीं करी, कुछ बात की। he's been a scholar of the Vedas and he has put forth where he feels he is he's continued from, or he's said where he feels what he fell short in the knowledge system, और इसलिए उनको शोध करने की जरूरत पड़ी, अनुसंधान करने की जरूरत पड़ी, वो उन्होंने उसमें शेयर किया है। जी भैया, तो आई फील जब तक सब लोग एक जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस तो रहेगा ही, वो भी लगता है। अभी वी आर ऑल ड्रिवन बाय पर्सपेक्टिव्स, वी आर नॉट ड्रिवन बाय रियलिटीज। तो ऑब्जेक्टिविटी की स्टेज जब सब में आ जाएगी तो हम फिर एक ही चीज को देखेंगे, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जी, थैंक यू। संजीव भाई प्लीज ऐड कीजिए व्हेनेवर यू वांट टू बी। भैया जैसे मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा और मैं जितनी बातें रजत भाई, ब्रिज भाई की भी सुनता हूँ, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आप लोग भी कंप्यूटर फील्ड में कहीं पे कुछ काम वाम कर रहे हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ में ही है। क्या ये मेरा अनुमान ठीक है भैया? जी, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और है ना, तो आप साइंस बिल्कुल बढ़िया। तो आपका जैसे यहाँ से प्रश्न भी शुरू हुआ, तो प्रश्न भी आपका ग्रेविटी से और साइंस से यहाँ से आया। तो मैं ना इसको, मैं पर्सनली ऐसे रिलेट करता हूँ कि हम लोगों ने जब 10th 12th पास की, तो हमको ना एक अपना एजुकेशन में आगे स्पेशलाइजेशन का स्ट्रीम चुनना होता है। जब कॉलेज में जाके हम साइंस लेंगे या ह्यूमैनिटीज लेंगे। अभी हमारे बच्चों ने पास आउट किए कुछ साल पहले, तो उन्होंने भी ये वाले डिसीजंस लिए। तो ये इधर मध्यस्थ दर्शन में आने के बाद ना मेरा इस तरफ ध्यान गया, हमारे साथियों ने ध्यान दिलाया भी कि एक्चुअल में साइंस में और ह्यूमैनिटीज में फर्क क्या है। ठीक है, तो मेरे को बड़ी क्लियरली पहली बार पिछले कुछ साल में धीरे धीरे करके ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में साइंस जो है ना, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। जो चीज दिखती है वही सच है, जो दिखती नहीं है उसके बारे में साइंस कहती है कि हमें बात नहीं करनी। ठीक है, जैसे कि सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, ग्रेविटी है, कंप्यूटर है, बिजली है ना। या तो हम अपनी आंख से देख पाए या यंत्र से देख पाए, इंस्ट्रूमेंट से देख पाए, तो उसको प्रमाण मानेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्यार की, जब हम बात करते हैं विश्वास की, तो अब ये तो किसी इंस्ट्रूमेंट की पकड़ में आता नहीं है। तो ये साइंस ने इसके बारे में बात ही नहीं की। ये वाले टॉपिक्स जो है ना, ये ह्यूमैनिटीज में चले गए। हमने लिटरेचर पढ़ना है तो उसको ह्यूमैनिटीज बोला, जहाँ पे फीलिंग्स की बात आई वो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हो गए। तो हम ना एक तरह से ये देख पाए कि साइंस ऐसा नहीं कह रही है शायद कि प्यार होता नहीं है या विश्वास होता नहीं। साइंस सिर्फ इतना कह रही है कि हमारी अपनी अक्षमता है कि हम विश्वास के बारे में या प्यार के बारे में जो है वो बात नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो ये आंख से दिखता है और ना कि इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते। तो एक बार ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाता है, तो फिर हम ना टोटलिटी की तरफ अपना एक ओपिनियन बना पाते हैं, जो कि मैं पहले नहीं बना पाया था, कंप्लीटनेस की तरफ, संपूर्णता की तरफ, कि एक्चुअल में जड़ संसार भी है, मटेरियल वर्ल्ड है जो साइंस की पकड़ में आता है, उसकी अपनी एक जरूरत है, लेकिन वो कंप्लीट संसार नहीं है, वो पूरा एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ द एग्जिस्टेंस व्हिच इज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। ये जो हमारा फीलिंग्स वाला पार्ट है, ये साइंस के डोमेन में नहीं आता है, लेकिन ये भी हमारे जीने का एक इनसेपरेबल पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें ये फीलिंग्स वाले पार्ट को भी पकड़ना है, और हमारे को वो साइंस ने भी जो हमको चीजें दी हैं वो भी हमको चाहिए। तो तब हम एक रियलिटी का अपना एक क्लियर व्यू बना पाते हैं,
जो धीरे से मेरे को ऐसा क्लियर हुआ, मेरे अंदर विश्वास बना कि हाँ अब मैं कंप्लीट एग्जिस्टेंस को समझ सकता हूँ। उस कंप्लीट एग्जिस्टेंस में अपनी फैमिली में, सोसाइटी में अपने रोल को समझ सकता हूँ। मेरी जड़ संसार में भी भूमिका है और मेरी फीलिंग्स वाले संसार में भी भूमिका है। अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करनी है, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए तैयारी करनी है, तो उनकी पैसा कमाने की भी तैयारी करनी है, ये संबंधों में भी ठीक से जी पाए इसकी भी तैयारी करनी है। संबंधों में ठीक से जी पाए ये साइंस के डोमेन में नहीं आता है। और हमने, है ना, और हम, एक सेकंड बस, एक मिनट दीजिए ब्रिज भाई। और हमने अपनी जिंदगी में और अपने आसपास बड़ी क्लियरली देख पाया कि बहुत पढ़ाई लिखाई की, काफी लोगों ने की, काफी अच्छे स्टेटस पे पहुंचे, काफी ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन संबंधों में ठीक से जी पा रहे हो ऐसा कुछ है नहीं। तो पूरी हमारी पढ़ाई उस चीज की संबंधों में जीने की तैयारी जो है वो नहीं करवा पाई। तो आपका जो रजत भाई का प्रश्न था कि भैया ये टोटल कंप्लीटनेस क्या है, तो कंप्लीटनेस जो है ये फीलिंग्स एंड जड़ संसार, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, रूपात्मक और अरूपात्मक, इसका सह अस्तित्व जो है वो संपूर्ण है। ये एक बार जब अपने में क्लियरिटी बनती है तो ये पता चलता है कि हाँ जो जो प्रत्यक्ष है, जो जड़ है, जो मटेरियल है, इसको समझने का एक तरीका है, और जो जो नॉन मटेरियल है, जो फीलिंग्स वाला पार्ट है, जो अरूपात्मक है, उसको भी है वो भी समझने का एक जीने का हमारा ढंग है। फिर हम उसको कंप्लीटनेस में समझ, मैं इसको जो है ना, अब इससे जो है मेरे को कंप्लीटनेस वाला सेंस मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब उस पर एग्री कर पाते हैं। थैंक यू। ब्रिज भाई कुछ कह रहे थे? हाँ संजीव जी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था कि ह्यूमैनिटीज और जो फीलिंग्स है उसमें सच और झूठ, इसको भी हम शामिल कर सकते हैं ना, सच और झूठ। सच, हाँ हाँ। तो उस केस तो में यहाँ मैं पर मध्यस्थ, ये देखिए फिलॉसफी जो है वो भी ह्यूमैनिटीज में ही आता है ना। तो ये जो जो ये मध्यस्थ दर्शन है, इसको भी हम फिलॉसफी ही कहेंगे। न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे हैं, तो जो आप सच झूठ कह रहे हैं वो तो सारा इसमें ही एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि साइंस ने कोशिश तो की है उस तरफ जाने की, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें सफल हो पाया कि नहीं ये नहीं पता। मेरे दिमाग में अचानक एग्जांपल आया था, जस्ट लाइक लाई डिटेक्टर मशीन, जो साइंस के थ्रू कुछ बनाया गया है, जिसको कि फिर नर्व्स और उसके साथ लिंक करके सच या झूठ का पता लगाने की कोशिश की जाती है। ऐसा कुछ उन्होंने कोशिश तो की है साइंस ने, बट वो सफल नहीं हो पाए उस चीज में पूर्ण रूप से, या फिर माना जाए कि सफल हो चुके हैं। ये उनमें से एक एग्जांपल है जो हाँ नहीं ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। मैंने भी इसके बारे में सोचा हुआ है। मेरा ध्यान तो जाता ही रहता है। देखिए अब जब इन चीजों की बात कर रहे हैं तो हर चीज मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में देखेंगे ही। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में भैया क्या हो रहा है कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट से क्या नापते हैं कि ऐसा अनुमान लगाता है साइंस भी कि आदमी झूठ बोल रहा है तो उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, या कुछ ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ेगा। तो ये पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इसको इंस्ट्रूमेंट पकड़ सकता है, सच झूठ को नहीं पकड़ सकता। यस, है ना। तो ये इन्फरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें गलती क्या होती है भैया कि आदमी जो मानता है सच उस या झूठ, अभी जो जानना मानना की बात हो रही थी, आप एक आदमी से पूछिए, भ्रमित आदमी से, कि ज्यादा पैसा कमाने से तुम ज्यादा सुखी हो जाओगे, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कीजिए तो क्या निकल कर आएगा। वो अगर ऐसा मानता है कि ज्यादा पैसे से सुखी हो जाऊंगा तो लाई डिटेक्टर टेस्ट ये बताएगा कि हाँ ये सच बोल रहा है कि ज्यादा पैसा आने से आदमी सुखी होता है, लेकिन ये उसका मानना है ना। तो जाने बिना मानना होता है। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है वो एक अलग चीज थी, आदमी सच्चाई को क्या मान रहा है वो एक दूसरी चीज है। तो लाई डिटेक्टर है ना, तो वो उस भ्रमित अवस्था में ही है, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट उसके लिए सच ही बोलेगा, यस की तरफ ही टिक करेगा, है ना। तो लेकिन उससे ये साबित नहीं हो जाता कि सुविधा ही सुख हाँ है। जी, हाँ जी, बस थैंक यू सर। तो ये जो है ये थोड़ा जैसे रिलेट करेंगे तो लिंक बन जाएगा। ओके, थैंक यू। अभी हमने सच को भी ना जैसा देखा वैसा बोला, उसको भी मैंने सच माना है। तो सीइंग द इवेंट्स और इंसिडेंट्स, घटनाओं को देखना और वैसे उसका वर्णन कर देना,
या लाई डिटेक्टर टेस्ट में संजीव ने दिस वेरी गुड एग्जांपल कि अपने जैसा मैंने अंदर सोचा हुआ है उसी को मैं वैसा का वैसा बोल दूं, मैंने उसको हाइड नहीं किया, वो है। पर व्हाट इफ रियलिटी इज हिडन फ्रॉम मी, मतलब मुझे नहीं अभी तक पता चला रियलिटी में क्या हुआ है, तो इट इज गॉट लेयर्स। बट यही आई थिंक सो धीरे धीरे मुझे जो जीवन विद्या में लगा ना कि रियलिटी का एक भाग है जो ट्रांजिएंट है, जो रिलेटिव है, रियलिटी का एक भाग है जो स्थिर है, स्टेबल है। इन दोनों को हमने देख पाना, सीइंग द ऑब्जेक्टिव, सीइंग द रिलेटिव एंड सीइंग द एब्सोल्यूट, ये तीन चीजों को रियलिटी में देख पाने से सत्य या ट्रूथ जो है उसका हमको और मतलब समझ में आता है। एंड देन वी कैन आल्सो कॉन्टेक्चुअलाइज, जो पहले आप बात रेज कर रहे थे सर, रिपीट कीजिए जरा एक बार, सॉरी, जो 3 पॉइंट्स बताया आपने इसमें। एक है जो ट्रांजिएंट रियलिटी है, जो रियलिटी का ट्रांजिएंट, ओके, बदलता रहता है। हाँ, जैसे मेरा चेहरा है, ये आपको 15 साल पहले अलग मिला था और हर सेकंड सेल्स चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि अंकित का चेहरा क्या है? तो अगर सिर्फ ट्रांजिएंट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पर ये भी देखते हैं कि ट्रांजिएंट के साथ साथ एक रूप, एक शरीर, एक आंख, ऑर्गन काम कर रही है। सो दैट इज सम पार्ट ऑफ द रियलिटी। उसका कुछ भाग चेंज हो रहा है, कुछ भाग उसका स्थिर है। फिर डिकम्पोज भी हो गया तो यार सेल्स एंड एटम्स तो ये हमेशा बना हुआ है, और अगर शरीर भी खत्म हो गया, जीवन तो मेरा बना हुआ है। सो मीन सीइंग द ऑब्जेक्टिव रियलिटी आल्सो एंड सीइंग द ट्रांजिएंट रियलिटी आल्सो। और अगर सब चीज में कॉन्स्टेंटली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है, ये सब सत्ता में संपृक्त है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। तो हम रियलिटी को ट्रांजिएंट एक मतलब, पर अभी हमने रिलेटिव सापेक्ष रियलिटी, उसको रियलिटी ज्यादा माना हुआ है। जब हम उसके एब्सोल्यूट, उसके जो निरपेक्ष और उसके हमेशा रहने वाले एस्पेक्ट्स को देखेंगे, तब हम रिलेटिव रियलिटीज को कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाते हैं। जब तक वो समझ में नहीं आता, अगर वो समझ में नहीं आया तो हम इसी को देखते हैं, तो देन वी आर ऑलवेज इन रियलिटी। पर्सपेक्टिव का एक डिबेट हो जाता है, दृष्टि का एक डिबेट हो जाता है जी। पर आई फील दैट इसमें बहुत अच्छे से आगे भी जब 3 प्रकार के सत्य जो है वो जब आते हैं, so gradually I feel जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले पूछा कि now when we look at different philosophies we can understand better what are people trying to say, we can understand the meanings which they're also trying to say. Okay sir, thank you. Yeah, अंकित ये सब्जेक्टिविटी को कहाँ प्लेस करेंगे? जैसे 4 पार्ट हमने देखे थे, रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। तो रूप और गुण सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब वो उसका एक चेंजिंग पार्ट भी है, और सब्जेक्टिव मतलब वो सामने अगर रूप आपको दिखा तो हम मानते ही हैं, तो हम सब्जेक्टिव वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं कि उसका एक ट्रांजिएंट रियलिटी का एक भाग है। तो हम सत्य को आगे जाके देख सकते हैं, पर अभी कुछ बात चल रही तो मैं अभी रख देता हूँ संजीव फिर चौक के, दैट सत्य को 3 भाग में जीवन विद्या ने कहा है। भाग तो नहीं है पर उसको समझने के लिए, एक है किसी चीज का, एक है किसी वस्तु का सत्य, वस्तुगत सत्य, which is that उस वस्तु का सत्य। तो किसी चीज का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म उस वस्तु का सत्य है। उसमें एक भाग है जो रूप और गुण का, जिसमें जो हमको सापेक्षता में दिखता है, जो रिलेटिविटी में दिखता है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, जब तक मैं खाऊंगा नहीं, उसका टंग पे मैं नहीं कह सकता कि मीठा है, उसकी समझ से मैं कह सकता हूँ कि मीठा है। जब तक मैं बाहर नहीं खड़ा हूँ, मेरे को धूप नहीं लगेगी। तो प्रभाव जो होता है चीजों का, या जो आंख पे मेरा रिफ्लेक्शन पड़ता है आपके फेस का, तो ये प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो कुछ रियलिटी का पार्ट है जो प्रॉक्सिमिटी में स्पष्ट होता है। पर किसी का स्वभाव और धर्म से मुझे सबको मिलने की जरूरत नहीं है। मेरे को समझ में आ गया कि रसगुल्ला मीठा होता है, तो बिना देखे देन आई कैन अंडरस्टैंड देम। तो रूप और गुण से सिर्फ समझा नहीं जाता, उससे चीजें का एक बात स्पष्ट होता है। स्वभाव धर्म उसका ऑब्जेक्टिव रियलिटी का एक पार्ट है। फिर एक है कि वस्तु स्थिति सत्य की, कोई चीज एग्जिस्टेंस में कहाँ है, उसका देश क्या है, उसका व्हाट इज द स्पेस ऑफ इट, उसका टाइम में कहाँ प्लेस्ड है, तो देश, दिशा और काल कहते हैं। और फिर एक होता है स्थिति सत्य। स्थिति सत्य मतलब हर स्थिति का अल्टीमेट, हर इकाई का अल्टीमेट सत्य है कि वो सत्ता में संपृक्त है, इट्स सबमर्ज्ड इन स्पेस, इसके कारण वो ऊर्जित है, वो एनर्जाइज्ड है। तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। वस्तु स्थिति सत्य विच इज द ट्रूथ ऑफ किसी एंटिटी का एग्जिस्टेंस टाइम और स्पेस के हिसाब से। वस्तुगत सत्य उस ऑब्जेक्ट इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के लेवल पे उसका जो चेंजिंग और उसका जो ट्रांजिएंट और उसका जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसका। और स्थिति सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इन 3 सत्यों में दर्शन ने सत्य को एक्सप्लेन किया है। तो मतलब डेवलपमेंट तो एक मेजर कॉज हुआ कंटिन्यूटी जो हम कहते हैं ना, उसको बनाने के लिए, स्थिति को बनाने के लिए डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा कॉज हुआ। डेवलपमेंट किसको कह रहे हैं? बार बार बनाने की क्यों जरूरत है? अगर बार बार कुछ चेंज हो रहा है तो ही आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है ना। अगर एक ही बैलेंस है तो फिर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है।
बट इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट भी फैक्टर है, इसलिए बार बार हमें व्यवस्था बनाने की जरूरत भी हो रही है। हमारे लिए, अगर मैं पदार्थ व्यवस्था की बात करूँ या किसी और लेवल पे भी बात करूँ, हाँ, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम करेंगे कि व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास चल रहा है। तो बनाए रखने की जरूरत डेवलपमेंट है ना। हाँ, तो उसको हम जरूरत नहीं दें। जड़ में ना देयर इज नो इच्छा, इट इज बाय वो अपने एग्जिस्टेंस के तहत ही, जैसे अभी जो आया है, मूल प्रवृत्ति यही है कि वो स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, जड़ अवस्था, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था। तो अभी ना हमने बनने को एक बहुत बड़ा भाग देखा, बिगड़ने को देखा, अब हम बनाए रखने को देखेंगे। तो अभी तीनों अवस्थाओं में व्यवस्था ऑलरेडी बन चुकी है, वो बस बनाए रखी हुई है। इट इज बनाए रखने में बार बार सवाल आ रहा है, इतना बनाए रखने की मतलब मैं मानव का अगर एक हटा दो, उसमें हिस्सा हटा दो, तो इतनी बारी बनाने रखने की मतलब बहुत सब कुछ बदल भी रहा है ना। So there is some aspect of reality which is changing. जैसे एक शेर ने हिरण को खा लिया, वो हिरण खत्म हो गया है, पर हिरण की प्रजाति खत्म नहीं हुई, वो हमेशा बनी हुई है। अच्छा, ओके, अच्छा। तो एक पत्थर है, उसका शेप बिगड़ गया, वो पानी में मिल गया 50 साल में, बट वो नदी बनी हुई है, वो माउंटेन्स बने हुए हैं। वो माउंटेन्स नदी में मिल जाते हैं, पर वहां का जलवायु, वहां का एक इकोलॉजी वहां का बना हुआ है। सो अगर मैं एक पानी में पत्थर के ड्रॉप को माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे तूफान लगेगा, पर अगर मैं उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाता हूँ तो धीरे जैसे दृष्टि बड़ी होती है, वी आर एबल टू सी कि क्या चीज स्टेबल है। तो इसलिए एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शेर हिरण को हजारों साल से खा रहा है, पर शेर के खाने से हिरण की पॉपुलेशन खत्म नहीं होती, तो हमारे आने से वो हमारे डिस्टर्बेंस से हुई है। तो चीजों का एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी बना रहना एक है, एंड वो बाय डिफॉल्ट है, वो ऐसा नहीं है कि कोई आके सोच के कर रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है। मानव जब समझ पाता है तो वो उसको बना के रखना चाहता है। तो मध्यस्थ वर्ड रेफर्स टू बने रहना ऑल्सो, इट रेफर्स टू बनना सम, बिगड़ना विषम, मध्यस्थ मतलब बने रहना। सो बने रहना एक बहुत बड़ा भाग है, हमने बने रहने को भी एक्नॉलेज नहीं किया। जैसे अभी ये बॉटल है, ये भी बनी हुई है, यू नो, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एट वर्क। सो जब ये टूटती है हम इसको पहचानते, जब बनता है इसको पहचानते, पर बना हुआ है ये नहीं देख पाते। तो नित्य वर्तमान जो बार बार एक वर्ड आता है, वो ये आता है कि एग्जिस्टेंस ऑलरेडी इज इन कोएग्जिस्टेंस, ऑलरेडी चीजों व्यवस्था में है। मानव को अगर हम साइड में रख के देखें तो वी कैन ऑल्सो सी दैट एग्जिस्टेंस इज ऑलरेडी कोएग्जिस्टेंस इन मोशन, वो कंटिन्यूटी में ही चल रहा है, चीजें बन रही है, बिगड़ रही है, पर एक व्यवस्था बनी हुई है। मानव भी इसको जब समझता है तो मानव भी आता जाता रहेगा, पर मानव के परंपरा के लेवल पे वो हम एक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अंकित भाई, मानव के पास इतनी पावर कैसे आ गई जो इस व्यवस्था को वो भंग कर रहा है? जब मतलब जो लार्जर स्कीम है, जो लार्जर कॉन्शियसनेस है, वो आई थिंक ज्यादा पावरफुल है, और वो आपस वो जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया शेर और हिरण का या वनस्पति का, तो ये आपस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डेफिनेटली मतलब किसी व्यवस्था को बनाने के लिए एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में उसको मतलब जैसे आप मतलब वो जो आपने बात क्लियर करी, तो जो इम्बैलेंसेस आ रहे हैं और मानव इतना मतलब पावरफुल कैसे बन जा रहा है जो इस पूरे बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है? तो ये पावरफुल की एक लिमिट है। जैसे उसका द बिगेस्ट थिंग ह्यूमन बीइंग कैन डू इज ब्लास्ट दिस अर्थ। बिगेस्ट थिंग अभी राइट नाउ अभी जो दिखता है वो ब्लास्ट अर्थ है, वो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। हम खत्म हो जाएंगे, जानवर कुछ मरेंगे, कुछ शायद नहीं मरेंगे, पेड़ पौधे कुछ मरेंगे, कुछ नहीं मरेंगे, मटेरियल ऑर्डर बना रहेगा बिकॉज वो एटम्स मॉलिक्यूल्स का है। सो इसलिए उसका हमेशा होना बोला उसका ना, मटेरियल ऑर्डर से कम कुछ हो नहीं सकता। धरती भी ब्लास्ट हो जाएगी तो पार्टिकल्स में ही अल्टीमेटली रहेगी, तो दो पार्टिकल्स एंड एटम्स विल स्टे। सो पावर इतना ही है कि ये दैट वी कैन सी दैट जीवन में इतनी वो जीवन में जो कल्पनाशीलता है वो तो एक पावरफुल चीज है ही, मतलब वो पावरफुल चीज है, पर उसका नियोजन अभी अव्यवस्था के लिए हुआ है। तो दैट्स व्हाई जो पीछे लाइन है जो संजीव अभी इसको कह रहे थे, जो कि पीछे के पेज में थी, कि मानव को अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं करना था, बस क्रिएटिवली जंगलों से और रिसोर्सेज को यूज करके अपने अच्छे रहने के लिए यूज करना था। हम उसको वो कर नहीं पाए और अपने ही इसमें हम लोग चले गए। तो कल्पनाशीलता इज वेरी पावरफुल, बट ऑल्सो अगर वो ठीक से नियोजित नहीं होती डिस्ट्रक्टिव भी है, दूसरे के लिए भी हम लोग पेनफुल हो जाते हैं। इसलिए अभी एक और आदमी के साथ भी रहना मुश्किल है। तो इवन इफ यूर एक्सरसाइजिंग पावर ओवर अदर थिंग्स, हम अपनी हैप्पीनेस को नहीं पा रहे हैं, तो दैट केस आई डोंट थिंक इज वेरी पावरफुल, इट कैन बी डिस्टर्बिंग। जी
और उसका भी एक मेरा लिमिट। पॉइंट था, आई थिंक पावरफुल शायद मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मतलब मानव, मैं समझ रहा हूँ कि मानव जो है वो मतलब नियति से कम स्ट्रक्चर का है, तो अगर मानव जानबूझकर या अनजाने में कुछ गड़बड़ कर भी रहा है, तो जो लार्जर कॉन्शियसनेस है वो उसको कोर्स क्यों नहीं कर रही है, वो उसको वापस जो है उसको ठीक क्यों नहीं कर रही है? जैसे कि आप देखें कि पानी अगर हम पॉल्यूट करते हैं तो नदी अपने आप उसको कुछ समय के बाद उसको ठीक कर देती है, मतलब पर वो नदी ये इस अपने आप पॉइंट। पर वो नदी अपने आप कर रही है भैया। यहाँ पे कह रहे हैं दैट देयर इज नो लार्जर कॉन्शियसनेस व्हिच इज डूइंग एनीथिंग, द रिवर इटसेल्फ इज डूइंग। ओके। सो मतलब यहाँ पे स्पेस इज नॉट अ डूअर। तो वो हमको आके पनिशमेंट देगा या वो हमको आके करेक्ट करेगा, वैसा नहीं है। इसका ऑटो करेक्ट मैकेनिज्म यही है कि मैं धरती को भी फोड़ दिया पर फिर भी मैं खुश नहीं हुआ। तो द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट विल ड्राइव ऑल द डैमेज आई हैव डन। दैट्स व्हाई आदमी कितना पैसा कमा ले, अगर स्मगलिंग से भी करता है, क्राइम से भी करता है, ही होप्स कि उसका बच्चा ठीक से जिए। तो और कितना मैंने इस लाइफ में गलती किया हो, मैं होप करता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में ठीक हो जाऊं। तो एट द एंड ऑफ इट पीपल वांट हैप्पीनेस, दे वांट हार्मनी। अगर गलत तरीके से हमने कुछ अचीव किया है तो उसको हम बहुत लंबे टाइम तक उसको हम अचीवमेंट नहीं मानते। So, but there is no larger consciousness correcting it. The thing which is space जो है उसको हम एक it's not, उसको हम consciousness नहीं बोल रहे, उसको हम उसको energy बोल रहे, equilibrium बोल रहे हैं। उसका interference नहीं है। It is not correcting us. It is not, neither it is guiding us. It is just there as energy and is inspiration for completeness. Okay. But it is not guiding or interfering. Thank you. Sanjeev, anything to add? नहीं भैया, हो गया, अच्छे से बात हो गई, कुछ प्रश्नों कर लेंगे। ये पेज 48 था लास्ट हमारा, उसमें श्रम नीचे से थर्ड लाइन, श्रम पर्यंत व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। तो ये श्रम पर्यंत व्यवस्था क्या चीज है? पर्यंत तो मीन्स तक, आई थिंक टिल जी। आई थिंक इसमें ये आशय है कि जो टिल हम जब तक हम समझ नहीं जाते तो तब तक उसको श्रम कहा, और जब हम समझ गए तो उसको विश्राम की स्थिति कहा। तो तब तक जो हमारा व्यवस्था रहेगा, हमको लगेगा कि वो हम सिर्फ भय और प्रलोभन से ही कर सकते हैं। मतलब हाउ डू यू गेट ह्यूमन बीइंग्स टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, टू बी सेल्फ रेगुलेटेड? अभी लगता है कि यार एक लेवल के बाद आदमी समझेगा नहीं, उसको या तो डराना पड़ेगा या धमकाना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा। सो वी ऑल्सो डोंट नो बियॉन्ड दैट। आदमी नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं उससे ज्यादा ये नहीं करा सकता। आई कैन से सिस्टम अभी अलाउ नहीं करता, ये नहीं करता। पर जागृति के अनंतर जो नेक्स्ट लाइन है कि जैसे ही, तो उस स्थिति तक भय और प्रलोभन ही लगता है जिससे हम व्यवस्था को बना सकते हैं। पर जागृत होने के बाद, समझ होने के बाद वो ये भी समझ में आता है कि संबंधों में एक्सपेक्टेशंस है, मूल्य है, इसको ये समझ में आते हैं, हम दूसरे के लिए वो मूल्य दे पाते हैं, और तो संबंधों में तृप्ति होती है और फिर एक व्यवस्था बन पाती है। इस समझदारी को हमको विकसित करना है। सो श्रम पर्यंत जस्ट मीन्स दैट कि अगर हम नहीं समझे तब तक भय और प्रलोभन ही हमारा सहारा रहता है। भय एंड प्रलोभन इज फियर एंड एंटाइसमेंट। जी, थैंक यू। ये वाले ना दो शब्द हैं, ये दर्शन में बार बार आते हैं, मुझे काफी देर लगी इनका, बड़ा सिंपल से है वैसे तो। एक आता है ये अनंतर, तो अनंतर का जो बिल्कुल सिंपल पर्यायवाची अगर डालें तो बाद, तो जागृति के बाद मूल्यांकन उभय तृप्ति, है ना, तो इस तरह से ले सकते हैं। तो अनंतर का मतलब हुआ बाद, और पर्यंत का मतलब तक या पहले। तो व्यवस्था से पहले भय और प्रलोभन है, ऐसा मतलब कह रहे हैं। पर्यंत मतलब व्यवस्था तक या व्यवस्था से पहले, और अनंतर मतलब बाद में। जी, एनीथिंग एल्स इसमें? कोई और क्वेश्चन या कोई पॉइंट? अभी तक जितना पढ़े 350 हो गए तो। भैया मेरे को एक थोड़ा सा हटके सवाल था, नॉट कम्प्लीटली रिलेटेड। मतलब
अगर हम कबीर दास को देखें और उस टाइम पे उन्होंने जो इक्वालिटी की बात करी एक बिग वे में, तो वो भी एक समझदारी की ही बात कहेंगे ना, उसमें भी हम उन्होंने मानना और उस पर सवाल उठाने वाले बात हुई। और ऐसे काफ़ी पास्ट में समय समय पर है ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कोशिश करी है पीपल टू मूव लिटिल अहेड फ्रॉम द सोशल वैल्यूज। क्या हम मतलब कभी कभी बिल्कुल ना इजहार करना जीवन विद्या में या उनको एक्नॉलेज ना करना वो नहीं है उसका एक क्लैरिटी चाहिए थी। बाबा जी ऑलवेज मेंटेन दैट जो मानव का विकास है वो एक क्रम के साथ है। क्रम मतलब इट्स एन एवोल्यूशन एंड उसमें दैट्स व्हाई मानव व्यवहार दर्शन जो एक मेन बुक है उसका द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ इज कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सो देयर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन। एंड जैसे भाषा हमने नहीं बनाई, पहले लोगों ने बनाई है, ये लैपटॉप मैंने नहीं बनाया, इंटरनेट मैंने नहीं बनाया, ना खाना मैं उगा रहा हूँ। सो देयर इज इंटरकनेक्टेडनेस कॉन्स्टेंटली। एंड जहाँ हम पहुंचे हैं, जैसे कभी कभी मॉडर्निटी को हम काफी कोस देते हैं, पर मे बी मॉडर्निटी ऑल्सो ब्रॉट अबाउट सम थिंग्स व्हिच वर मिसिंग इन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को कभी ज्यादा कोस देते हैं, पर ट्रेडिशन का भी कुछ वैल्यू होगा। तो पर इसमें दो चीज होती है, एक तो है कि हर किसी ने कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव किया ही है, और हर किसी ने कुछ ना कुछ उसमें कमी रह गई होगी या नहीं भी रही होगी। सो हम क्या करें अभी? सो आई थिंक दैट आवर फोकस, इफ जैसे दर्शन प्रस्तावित करें कि हमारा फोकस है चीजों को समझना, तो इसमें जिस जिन लोगों ने हमारा कंट्रीब्यूशन किया है और पूरी मानव जाति ने किया है, दर्शन में ऐसे भी मानना है दैट जो डेवलपमेंट होता है नॉलेज सिस्टम्स का, वो एक धरती पे एक बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोग लगते हैं उस पर, पूरा मानव जाति लगता है उसमें। And Babaji himself at some level was guided by his gurus, he feels his wife played a very big role. He feels अमरकंटक में हो या घर पे हो, परिवार में हो, कहीं ना कहीं लोग तो रोल प्ले करते ही हैं। So there is an acknowledgement, but सपोर्ट का होना और नॉलेज की स्पष्टता, आई थिंक ये दोनों को हम लोग थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। तो पास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने हमको स्पष्टता दिलाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जाति के आधार पे मैं मानता था कि आदमी श्रेष्ठ है या नेष्ठ है, तो कबीर ने इसको ब्रेक कर दिया कि जाति के आधार पे आदमी श्रेष्ठ है नेष्ठ नहीं देख सकते, क्योंकि जीने में तो हेलो, सभी को म्यूट कर रखा है क्या? आवाज नहीं आ रही अंकित भाई की, अंकित भाई की आवाज नहीं आ रही। अच्छा भैया, बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है भैया, आ रही है भैया। अक्षय भैया एक बार आपके सेटिंग्स पे देखिए भैया, क्योंकि बाकी सबकी आवाज स्पष्ट आ रही थी। अभी आपका मैसेज भी देखा मैंने, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे म्यूट हो गया हो भैया या फिर वो वॉल्यूम कम हो गया। सेट कीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। क्लियर है भैया, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। उनको आवाज नहीं आ रही, मैं चैट में लिख देता हूँ उनको, कोई बात नहीं। तो गुलिंदर जी आपने कहा कि वैसे तो है ही कि एट डिफरेंट टाइम्स बहुत सारी चीजों ने चीजों को समीक्षा या उनका क्रिटिक करके वी कैन सी दैट कहाँ वो उसमें सच कम था। तो जेंडर के लेवल पे लोगों को समझना, तो उससे ज्यादा किसी ने कहा कि नहीं शरीर एक चीज नहीं है, पर एक चीज है समीक्षा, एक चीज हुआ मूल्यांकन। समीक्षा का मतलब हुआ सीइंग दैट उसमें लिमिटेशन क्या थी, सीइंग की वो चीज कम कहाँ पड़ गया। मूल्यांकन हुआ कि उसमें है क्या, तो मूल्यांकन हुआ चीजों को देख पाना, तब हम मूल्यांकन कर पाते हैं। समीक्षा मतलब चीजों का क्रिटिक, तो क्रिटिक का एक रोल है, पर नॉलेज क्रिटिक से और बड़ी चीज है। सो क्रिटिक हेल्प्स अस रीच नॉलेज, क्योंकि जब तक मैंने देखा नहीं अगर कि शरीर मैं नहीं हूं, तो जब तक किसी का क्रिटिक नहीं होता कभी कभी समझ की जगह बनती नहीं है। पर क्रिटिक इज नॉट द एंड, क्रिटिक इज अ मीडियम। किसी को क्रिटिक की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसी को कम जरूरत पड़ेगी, पर गोल हमारा नॉलेज है। एंड पीपल हैव प्लेड देयर रोल्स फॉर श्योर, और इसमें ये है। पर यहाँ पे जो बाबा जी बात कर रहे हैं ना, जैसे ही इज नॉट सेइंग कि खेती का नया तरीका उन्होंने सजेस्ट किया है, वो ये नहीं कह रहे कि खाना बनाने के नए तरीके के, ही इज रेफरिंग टू द कोर फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस, कि संबंध क्या है, मूल्य क्या है, व्यापक क्या है, जीवन क्या है। तो इस लेवल पे उनको लगा कि कुछ गैप्स रह गए, इसलिए ह्यूमैनिटी में भी गैप्स रह गई। तो उसको भरने के लिए ही सेड कि दिस इज व्हाट ही फेल्ट ही वाज ड्रिवन बाय, कि मानव ने इतना कुछ पाया फिर भी पूरा क्यों नहीं पड़ा, तो क्या कम पड़ गया ह्यूमैनिटी के लेवल पे कि हम लोग एक व्यवस्था को धरती पे खड़ी नहीं कर पाए।
हम लोग अपने आप को सुखी नहीं देख पाए। सो उनको जहाँ पे उनकी जर्नी जहाँ पे रही, उनको लगा नॉलेज सिस्टम्स में कहीं कोर फंडामेंटल लेवल्स पे उनको कुछ गैप दिखे, जिसके आधार पे जब मानव जीता है तो जीने में वहां जाके गैप्स आ जाते हैं। तो he is referred to those points and that's what became his driving force and that's why knowledge को ध्यान में रखते हुए he felt he saw reality one day in totality और ये फिर उसका वर्णन है। But there is acknowledgement, there is gratitude to everyone in the past. Can you just repeat, आपने क्या क्या समीक्षा तो क्रिटिक हो गया और मूल्यांकन आपने क्या बोला? क्रिटिक है तो evaluation, तो critique and evaluation, तो evaluate हम तब करेंगे जब उस चीज का हमको वैल्यू पता हो। तो किसी चीज में कमी देख पाना उसका मूल्यांकन या evaluation नहीं है, उसमें वो क्या है, उसका पर्पस क्या है और उस पर्पस के अनुसार वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो उसका वैल्यूएशन हुआ। तो अभी हम काफी क्रिटिक बेस्ड हैं, हम समीक्षा बेस्ड काफी हैं, तो हम समझ को किसी चीज की कमी देखने को भी कह देते हैं, पर यहाँ कह रहे हैं कि समझ किसी चीज की कमी देखना नहीं है, समझ उस चीज का प्रयोजन या उस चीज का वैल्यू देख पाना है। शायद क्रिटिक आपको ओपन करता है टू स्टार्ट इवन इवैल्यूएटिंग। Yes, that's why I say critique is a means, but at the same time, see, I have been part of setups where I felt critique became also an end. मतलब ना वो जो deconstruction internalize हो गया ना, तो अभी हम देखते हैं ना कई यंग लोगों को जो हर चीज को वो प्रॉब्लम देखना है उनका लाइफ का पर्पस बन गया है। क्यों हो गया? बिकॉज क्रिटिक को हमने बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया है। तो क्रिटिक इज अ टूल, लाइक लॉजिक इज अ टूल, बट इट इज नॉट नॉलेज। तो ये वाला भेद भी मुझे लगता है काफी आवश्यक है। नहीं तो एक जनरेशन पैदा हो रही है अभी जो बढ़ चुकी है और जो ये मानती है कि अगर हमने किसी में कमी दिखा दिया तो हम इंटेलिजेंट हैं। तो ना ये अभी, और वी आर ऑल फेसिंग दिस इन एजुकेशन, आप भी उसी स्पेस में हैं जहाँ ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है। सो नाउ वी आर सेइंग द रोल ऑफ क्वेश्चन is not to put someone down, is not to challenge, but actually the role of a question is to be curious. तो समझना actually objective है, critique उसका एक pedestal है, और जिसके लिए critique हो चुका है उसको फिर engage करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसके लिए फिर वो समझना वो हो जाता है। तो जो contextualizing critique भी एक बड़ा मुझे लगा कि एक important step है। शायद दूसरा मुझे जो महत्व नजर आता है इधर वो ये है कि एक्शनेबल पॉइंट पे मतलब नॉलेज को एज अ डूएबल और नॉट डूएबल की फॉर्म में करा कि ये करो ये नहीं करो, बट वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों कर पा रहे हैं, उसका रीजनिंग शायद इधर काफी इलैबोरेटली करा है कि भाई अगर सम्मान करो या ना करो उसका पूरा परिभाषा से वो और आसान हो जाता है समझना। अक्सर एक वचन के हिसाब से दिया जाता है ना कि आप अपने को छोड़कर दुनिया, अपने आप को छोड़कर दुनिया के बारे में सोचो, बट वो क्यों नहीं कर पा रहे, आई थिंक वो रीजनिंग के साथ होता है तो शायद ज्यादा कर पाते हैं। बिल्कुल, रीजनिंग इज अ लेवल ऑफ थिंकिंग। तो जैसे पैर छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए अपने में डिबेट हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कल्चरली लोग अलग अलग हैं। रेस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेस्पेक्ट की डेफिनेशंस भी अलग हैं। सो देन फंडामेंटली वी हैव टू गो डाउन टू वन एस्पेक्ट दैट व्हाट इज एक्चुअली रेस्पेक्ट। तो आई थिंक वेयर बाबाजी इज आल्सो पुशिंग है, आपने जो कहा आई एम आल्सो एग्रीइंग विद यू दैट फंडामेंटली इट इज टेकिंग इट दैट हर चीज का एक्चुअली मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका रोल क्या है, वो एग्जिस्टेंस में क्या है, ये हमको दिखता है कि नहीं दिखता। एंड कैन वी फाइंड समथिंग व्हिच डज नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन पर्सन, स्पेस एंड टाइम। व्यक्ति से, समय से या जगह से अगर बदलती है तो उसको उसके पार भी क्या कुछ ऐसी रियलिटी या वास्तविकता है जो यूनिवर्सल है। अगर वो हमको समझ में आती है तो ह्यूमैनिटी के लिए आगे का रास्ता दिखता है, जहां हम सब्जेक्टिविटी और पर्सपेक्टिव्स के गैप से आगे निकल के कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स के आधार पे फिर हम सोसाइटी को जो उसमें गैप्स है उसको हम पूरा कर पाएंगे। सो इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ गोइंग बियॉन्ड सब्जेक्टिव डिफरेंसेस। जैसे हम कहते हैं एवरीवन इज राइट बाय देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सॉल्व कैसे होगा? मैंने आपको बुरा बोला, आपने मेरे को बुरा बोला, हम दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है। तो यहाँ पे बोला कि बिहेवियर में एक्चुअली वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, तो वैल्यूज का एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है, उसको हम देख पाते हैं। फिर व्यवहार में हम कैसे जिएंगे वो हमारी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, वो हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन रहेगा। तो आपने कहा वैसा ही है, इट इज टेकिंग इट फ्रॉम व्यवहारिक, बिहेवियरल टू वैचारिक, थॉट टू एक्चुअली तात्विक एसेंस। तो हर चीज का फंडामेंटल एग्जिस्टेंस लेवल पे क्या एसेंस है वो अगर स्पष्ट होता है तो हमारे थॉट्स में वो क्लियर हो जाएगा। थॉट्स में क्लियर हो जाएगा तो लिविंग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी। दैट इज द थैंक यू। बहुत बढ़िया अंकित भाई, बहुत बढ़िया। या 48 में शरीर का प्रयोजन क्या है बहुत अच्छे से आया है ये।
मतलब उसको हम बाद में आराम से देख सकते हैं कि सारे सुविधा संग्रह का को प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। तो शरीर का प्रयोजन है पोषण, संरक्षण और समाज गति। सो आई थिंक वी कैन स्लोली सी ना, धीरे धीरे हम ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अभी जीवन विद्या पढ़ते पढ़ते शुरू में हमको उसका क्रिटिक काफी अपील करता है और उसका मूल्यांकन वाला पक्ष भी अच्छे से आ जाएगा। तो वी कैन सी दैट प्रयोजन सम्मत करते हैं तो शरीर, पोषण, संरक्षण और समाज गति निकलता है कि शरीर का पोषण करना है, उसका प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो परिवार और समाज में वो हम मानव ठीक से भागीदारी कर पाए। और समाज गति क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको अखंड समाज और एक साधु व्यवस्था बनानी है। वी वांट एन अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड अ यूनिवर्सल ऑर्डर। ये हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है। तो शरीर उसमें हमारा एक रोल है, हमारा एक साधन है। तो ये दिखता है तो फिर शरीर का प्रयोजन स्पष्ट होता है। अभी कुछ पेजेस आगे जाके बहुत अच्छी लाइन आती है कि जीवन के प्रयोजन को जानना है, शरीर की उपयोगिता को पहचानना है। तो जीवन का प्रयोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसको समझ जाए और शरीर का उसमें रोल क्या है वो हमको क्लियर हो जाए। बेसिकली ये सुविधा संग्रह का प्रयोजन जो है ये सेट करती है। और एकदम से बड़े अच्छे से अंकित भाई आपने ध्यान दिलाया, मतलब ये इस तरफ ध्यान नहीं जाता तो सुविधा संग्रह का प्रयोजन जो है वो कितना सम्मान की तरफ लेकर जाता है। मेरा घर बड़ा होगा, मेरी गाड़ी बड़ी होगी तो सम्मान होगा। यहाँ पर तात्विक रूप में बाबा जी बता रहे हैं कि देख ले कि सुविधा संग्रह का प्रयोजन क्या है, तो इसका प्रयोजन पोषण, संरक्षण और समाज का। बढ़िया। बिल्कुल भी एक्चुअली शरीर का नहीं, उसको सुविधा संग्रह का प्रयोजन देखेंगे। जी भी अनम्यूट कर। हाँ भैया, आई थिंक अक्षय जी का आवाज आ गई सारी, अभी मैसेज आ गया। जी एनीथिंग एल्स बट जी कुछ देख लीजिए, किसी के कोई क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे देन वी कैन हेड टुवर्ड्स कब तक करना है फिर। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो मैं रैप अप करते हैं और कल मिलेंगे। कल चैप्टर 3 को शुरू कर देंगे पेज 49 से। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कोई अगर पहले पढ़ पाते हैं सब, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको हम पहले भी डाल सकते हैं इन द चैट बॉक्स, और जब कल रहे होंगे तो उसको हम साथ साथ में वी कैन देन आल्सो आंसर इट एज वी आर गोइंग। दैट आल्सो इज एन एफिशिएंट प्रोसेस। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bea. थैंक यू भैया। Thank you, Bea.